तो मेरा नाम डॉक्टर अहमद बिन शहज़ाद है और आज हम बात करने लगे हैं कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं इटली में, यूके में। बेसिक हमारा जो वो एम्फेसिस है वो स्कॉलरशिप पे ही है। लेकिन चूँकि एक हमेशा जब भी आपने स्टूडेंट मतलब राउट से जाना है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मतलब काफ़ी डिटेल में जितना कि डिटेल में किया जा सकता है उसमें डिस्कस कर लेंगे आज। तो जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं इटली से। इसकी वजह असल में ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस तो मैं इटली से मैंने पहले स्टार्ट किया क्योंकि इसमें ना आपके पास अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा अच्छी इस तरह से बनती है कि आपको मतलब 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको जो हॉस्टल के मतलब हॉस्टल भी आपका फ्री होता है और आपको बाकी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छा जो है ना डिस्काउंटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपको प्लस ये कि आपको ग्रांट भी मिलती है। तो इस लिहाज से एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है इटली की। यूके हमेशा जो है ना फाइनेंशियल मतलब जो आपको सॉरी ट्यूशन फ़ी ही कुछ हद तक कवर करता है, वो आपको कंप्लीटली आपको कवरेज नहीं करता। तो हम बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जी बात असल में हम डिस्कस करने स्कॉलरशिप की आई है, तो 2 ही तरह की आपको कहीं पे भी आप जाएँगे पूरी दुनिया में 2 तरह की बेसिक स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक मतलब यूनिवर्सिटी की होगी, डिपार्टमेंट की होगी, वीसी स्कॉलरशिप हो गई, कोई डीन स्कॉलरशिप हो गई, कोई किसी प्रोफ़ेसर के नाम से स्कॉलरशिप होगी, कोई ग्रांट किसी किसी और रिसर्च सेंटर के थ्रू आपको मिल सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं ना, ये करती ये हैं कि आपको मतलब अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको कवर करती हैं, आपको 100% आपको नहीं जो आपके फाइनेंशियल आपके कवर नहीं होते इसमें। तो इसको मतलब ये बेसिक इसका जो मेथड वो यही होता है कि आप पहले एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ-साथ आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं या फिर कभी आपको बाद में भी करना पड़ता है। लेकिन आपका एक दफ़ा एडमिशन कन्फर्म होता है तो उसके बाद ये आपको बताते हैं कि आपको हम इस हद तक आपको हम सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपको फिर भी करना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक और ये ज़्यादातर ये होती भी मेरिट बेस्ड ही है। तो मतलब जो जो अभी हम ज दूसरी वाली जिसकी बात करेंगे वो मेरिट बेस्ड नहीं है, वो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं इनकी ना, इटली में। इटली के जी आपको मैं बताता हूँ, काफ़ी मतलब रीजन्स हैं। मेरी स्लाइड चलना बंद हो गई, पता नहीं, सॉरी। आह, जस्ट हैपेंड, जस्ट वन सेकंड। रीजनल स्कॉलरशिप्स की मैंने आपके सामने कुछ ही एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं। ये बेसिक एक मैप मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन किया कल बैठ के, कि जी कौन-सा रीजन किधर है। वैसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, असल में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बस समझाने के लिए ये है कि मतलब हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं। क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं, इटली एक मतलब ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेट है। तो जी उसमें हर जो मतलब आपके कोई मतलब मेरा ख़्याल है टोटल कोई 17 और 18 के रीजन्स हैं। लेकिन 9-10 उसमें से जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं, इस तरह ग्रांट्स देते हैं। तो 9 इनकी बड़ी-बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। मतलब इसी तरह रीजनल स्कॉलरशिप्स। तो जैसे आपके सामने मैंने कुछ अभी लिखी हैं जिनमें आपके पास आता है जी ये इनका एक जो है वो मिलान है, एक मसीना है, एक जो वेनेटो रीजन है। पिछला मैप वाला पेज जो था उसपे। तो हर जो रीजन है ना वो बेसिकली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और वो इस तरह से होता है कि आपने आपको मैं अब इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। ये जो बेसिकली जो ये न नाम लिखे हैं जैसे डीएसयू है या ईआरएसयू है, ये सारे जो हैं ये बेसिकली ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। ये बहुत सारी जगहों पे हैं और ये वो मतलब नाम यही यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद उस रीजन का अपना नाम लगता है जैसे टस्कनी है, मसीना है, मिलान है। इस और इसके बाद जो है वो आपको उसकी स्कॉलरशिप का बताते हैं कि इस रीजन में भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे कि जी आपको मतलब इसका बेसिक प्रोसेस क्या है कि जो आपने सबसे पहले करना बेसिकली ये होता है जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अब हम बात करें वेनेटो रीजन का। आपने सबसे पहले देखना है जाके कि जी कितने रीजन्स हैं जो मतलब आपको अपने वैसे जाके लिखना है कितने रीजन्स हैं। आपको मैं कुछ के नाम बता दिए जैसे अभी ये हो गया वेनेटो रीजन हो गया, फिर आपके पास नेपल्स हो गया, फिर आपके पास जी लाज़ियो हो गया। ये सारे रीजन्स के नाम होते हैं। इनमें आपने जाके सर्च ये करना है कि यूनिवर्सिटी कौन-सी है? जैसे कि वेनेतो रीजन के अंदर आपको जी मिल जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, फिर एक बोलोनिया है रीजन उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है। अब ये वाली तो मतलब ये बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दोनों। तो मैंने यूनिवर्सिटी पादुआ में ही अप्लाई किया था। तो आपने मतलब बेसिक बात ये है कि आपने हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए आपने मतलब एम करना, ना कि आपने प्राइवेट के लिए करना है। प्राइवेट बहुत एक्सपेंसिव और उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो यहाँ पे बात असल में ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले, तो फिर भी इसकी फ़ी इतनी ज़्यादा होगी नहीं कभी भी। मतलब ये आपको 700 से 1000 यूरो के यहाँ पूरे साल की पड़ती है।
और मेरा ख़्याल है वो कोई 2 ढाई लाख रुपए बनते हैं साल के, और वो जब आप एक दफ़ा वहाँ चले जाते हैं, वो भी आप सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि इस वक़्त हम सिर्फ़ स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। तो जी आपने ये सब सर्च किया, आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ उधर की। आपने हर एक में मतलब 2-2 3-3 में अप्लाई कर दिया। एक जगह पे 2-2 3-3 4-4 यूनिवर्सिटीज़ भी एक-एक रीजन में, ठीक है? तो आपका जब एडमिशन किसी जगह हो गया, आपने साथ ही मतलब जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का पेज जो एडमिशन वाला पेज है, उसी पेज पे जो आपका एप्लीकेशन वाला है, उसी के एंड पे जाके आपको स्कॉलरशिप का भी मिल जाता है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द डीएसयू स्कॉलरशिप और वनीतो रीजन स्कॉलरशिप, इस तरह करके लिखा होता है। आप उसको जी क्लिक करें, आपके पास सामने आ जाती है कि जी आपने क्या-क्या करना है। और लेकिन स्कॉलरशिप के लिए कुछ चीज़ें जैसे ज़रूरी हैं कि जी आपको आपके पास वो ऑफर लेटर जिसको मतलब कंडीशनल पहले आता है आपके पास, कंडीशनल ऑफर लेटर में कोई ना कोई चीज़ अगर आपकी मिस होती है तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, नहीं तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी आ जाता है। तो आपको जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा आपको साथ ही, लेकिन बात ये है कि आपको 2 महीने ऑलमोस्ट लगते हैं, 2 महीने सॉरी 2 हफ्ते लगते हैं आपको जो एडमिशन का पता करने में। एडमिशन आपको जल्दी पता चल जाता है इटली में, उसी तरह यूके में भी। लेकिन स्कॉलरशिप का आपको तकरीबन 2 महीने बाद जाके पता चलता है। मतलब 2 कॉल्स आती हैं स्कॉलरशिप की। कॉल्स फॉर एप्लीकेशन बेसिकली इसको बोलते हैं कि जी आपको कब-कब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है? तो इसमें एक कॉल तब आती है जब मतलब नवंबर-दिसंबर से लेके ये होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक होगी। इसके बाद अगली वाली आएगी मई-जून के अंदर-अंदर वो खत्म हो जाएगी। इसी यही वो टाइम पीरियड जब आपने एडमिशन्स के लिए भी अप्लाई करना है, और यही वो टाइम पीरियड जब आपने मतलब स्कॉलरशिप के लिए भी ऑब्वियसली साथ-साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं दोनों, तो वो आपने साथ ही उसको करना है। और प्लस ये है कि जब आप मतलब ये दोनों दोनों जो हैं आपके होगा सितंबर में ही जाके आपका स्टार्ट जो भी सेशन है। इटली अलग-अलग नहीं करता, सितंबर में ही जाके आपका सेशन स्टार्ट होता है, यूके की तरह नहीं कि जी उसमें आपका फॉल क्या नाम है इनटेक भी है और आपकी स्प्रिंग वाली भी है, इस तरह करके नहीं होता। वो एक मतलब इनटेक्स तो हैं लेकिन वो क्लासेस आपकी स्टार्ट एक ही टाइम पे होती हैं। तो आपका जब एक दफ़ा वीज़ा आ जाता है आप उससे पहले जा सकते हैं, जितना मर्ज़ी अरसा पहले आपका वीज़ा आ गया आप जा सकते हैं वहाँ पे। जब आपकी स्कॉलरशिप हो जाए या जो भी हो जाए, आप मतलब क्लासेस स्टार्ट हों या ना हों, आपको वेल बिफोर टाइम भी आपको मिल जाता है वीज़ा। तो अब बात हम ये कर रहे थे कि आपको जब ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आपने जी करानी होती है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं प्री एनरोलमेंट। प्री एनरोलमेंट ऐसे कराते हैं, एक पहले तो 2 साल पहले तक ये इनका भी सेम प्रोसेस था जैसे कि यूके का है या फिर किसी और जगह का होता है, कि आपका एक सेंट्रलाइज़्ड बॉडी नहीं, आपने खुद अपनी अपने ही थ्रू जो है ना वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भेजनी होती है। ये पहले होता था। अब आपने करना बस ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटीली इनका एक पोर्टल है, यूनिवर्सिटीली, ये लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे आपके सामने, तो यूनिवर्सिटीली पे आप जाते हैं, आप वहाँ जाके जी अपनी यही सारे क्रेडेंशियल्स जिनमें आपके एक तो आपका जो कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर है वो आपने ज़रूरी, उसके अलावा जो आपके जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे सबमिट कराए हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ आपने क्या-क्या कराने थे। तो वो सारा कुछ जो है वो आप दोबारा से वहाँ जाके सबमिट कराते हैं। अब यूनिवर्सिटी के साथ वो बेसिकली चेक करता है कि ये बंदा आपके पास जेन्युइनली एक स्टूडेंट है कि नहीं? तो जब उसके साथ कन्फर्म हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी के साथ वो भी कन्फर्मेशन दे देता है कि हमने ये वीज़ा मतलब एम्बेसी को भी हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया और आपको भी आ जाती है। आपके उसी पोर्टल पे 2 ग्रीन वो बार्स नज़र आ रही थी कि जी यूनिवर्सिटी को भी चला गया है और आपकी जी एक दूसरा आ रहा होता है कि आपको आपकी जो एम्बेसी है उस तक भी आपकी ये चला गया है, ये जो आपकी एप्लीकेशन है। आपको डेट आ जाती है कुछ अरसे बाद कि जी आपने कैसे आपने किस वक़्त जाना है और आपने इसके लिए फिर आपको जी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होते हैं। उससे पहले-पहले डॉक्यूमेंट्स के हम चाहते ये हैं कि चूँकि टाइम आपने सितंबर तक ही है, अगले साल सितंबर ऑब्वियसली इस साल का सितंबर का टाइम तो गुज़र गया। लेकिन ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो जिसने करना हो सितंबर में आप मतलब उस टाइम के लिए ही आप करते हैं बेसिकली, तो आपके पास मतलब काफ़ी टाइम होता है। तो अब हम ज़रा अगले वाले पे जाएँगे, एम्बेसी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। खैर ये है कि एडमिशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको इसके लिए आपको आपके जैसे जो सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके एफएससी सर्टिफिकेट, आपके डीवीएम या जो भी आपकी डिग्री है, आप उसका सर्टिफिकेट, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आप 1 पेज वाली ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर निकलवाइएगा। अभी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है एडमिशन के स्टेप पे। आप एडमिशन मतलब आपकी डिग्री खत्म नहीं हुई, आपने पहले ही अप्लाई करना है। आप बेशक 8th सेमेस्टर में 9th में ज़्यादातर लोग या फिर जिनका मतलब ऑब्वियसली 7th सेमेस्टर था और 8 तक जाके उन्होंने एंड करनी थी, उनकी डिग्री 4 इयर्स की थी। तो वो लास्ट ईयर ऑफ द डिग्री में अप्लाई करते हैं। उसके बाद मतलब आपको जो है ना पहले-पहले आपको पता चल जाता है मेरा एडमिशन हो गया है और वो कंडीशनल तब तक रहता है आपको ऑफर लेटर जब तक आप उनको आपकी आखिरी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी जो है वो मतलब एक चीज़ होती है जो मतलब आसानी से मिल जाती है आपको, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से बनती है, तो वो आपको वहाँ से मतलब लेनी होती है। बाकी जो इसमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, वो जो कि मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का क्रक्स है आपकी
आपको बेसिकली आपको जानते तो नहीं है वो कि आप अपने मुँह से जाके उनको एक्सप्लेन करें कि यार मैं कितना अच्छा एक कैंडिडेट हो सकता हूँ क्या नाम है स्कॉलरशिप के लिए या इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं ये कि एक तो आपके वो ऑब्वियसली आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका तो वो देखते ही हैं। फिर आप ये कि आपकी एक चीज़ होती है सीवी, एक पर्सनल स्टेटमेंट और आपके रिकमेंडेशन लेटर। ये 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। अच्छा, मैं इनको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि जैसे पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि मैं आपको अपनी वाली बताता हूँ। आपने बेसिकली यहाँ तक बताना है कि पहले मैं यहाँ जो अपनी पॉइंट इन लाइफ़ जिसमें मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले-पहले मैंने क्या किया और क्यों किया मैंने यहाँ पे। तो वो एक मोटिवेशनल चीज़ आपने लिखनी है, ना कि ये लिखना है कि यार मैं ऐसे ही गलती से इधर आ गया तो अब आगे से इस तरह नहीं बात लिखते कभी भी। आपने उनको ऐसे फ़ील कराना होता है कि यार आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड कोई स्टूडेंट है ही नहीं, पूरे मतलब जो-जो भी अप्लाई कर रहा है उसमें। तो इसमें बेसिकली जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्या लिखी थी जब मैंने डीबीएम का कहा था कि मैं डीबीएम कैसे कर रहा हूँ और आगे क्यों मैं किस प्रोग्राम में अप्लाई करूँ, वो भी बताता हूँ आपको प्रोग्राम में आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। प्रोग्राम आपने ऐसा सिलेक्ट करना है, जो आपका क्लिनिकल ना हो। मैं उन बच्चों के लिए बात करूँ जो डीबीएम के हैं, जिनका अ मतलब जो आगे सोच रहे हैं हम क्लिनिकल्स में बाहर को जाएँ, नहीं, उसके लिए आपको फ़ायदा कोई नहीं है। आपने जब क्लिनिकल सब्जेक्ट में बाहर अप्लाई करना है, तो या तो आप वापस आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आपको डिग्री लेने का एज़ सच फ़ायदा हुआ कोई नहीं। मतलब इस बात का और वो प्लस ये कि वो एक हार्डर टू गेट इन है वो फ़ील्ड ना, उसमें आपको मुश्किल है कि आपकी एंट्रेंस हो। प्लस ये कि जब आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब तक आप उनका लाइसेंसिंग नहीं करते, हर मुल्क की अपनी लाइसेंसिंग का प्रोसेस है। तो जब तक आप उनकी लाइसेंसिंग नहीं करते, तब तक आपको फ़ायदा कोई नहीं है इसका आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट उठाने का। तो इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, एलाइड वेटरनरी साइंसेज़, एलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं या फिर एनिमल साइंसेज़ हैं, जिनमें आप कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, पोल्ट्री साइंस हो गई वगैरह-वगैरह, फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, सो मेनी मोर जो कि आप मतलब हमने पढ़ी हैं, हमने डीबीएम में कोई 72 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उसमें से मेरा ख़्याल है थोड़े से ही हैं, कुछ 6-7 ही थे जो अपने क्लिनिकल से, बाकी सारे ये वाले हैं। इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये बात नहीं कि आप सिर्फ़ इनमें भी आप नहीं करना है वेटरिनरी माइक्रो ये नहीं करना आपने। आप खाली माइक्रोबायोलॉजी में, ह्यूमन वाली में कह लें या जिसमें भी आप बायो साइंसेज़ में, बायोमेडिकल साइंस में, जेनेटिक्स में, ह्यूमन जीनोमिक्स में, आप किसी में भी जा सकते हैं। आप वेल क्वालिफाइड हैं इस चीज़ के लिए। आप एक डॉक्टर हैं, आप कर सकते हैं सारा कुछ, इतना कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो खैर जैसे पैरासाइटोलॉजी वगैरह किसी में इंसानों वाली साइड पे जा सकते हैं आप और वेटरनरी वाली साइड पे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने इसको अपने लिए एक वो क्या कहते हैं टनल विज़न नहीं बना लेना कि जी सिर्फ़ अब हम वेटरनेरियन हैं तो हमें सिर्फ़ ये चीज़ नज़र आती है जो कि वेटरनरी बैकग्राउंड के हिसाब से ही वेटरनरी फ्यूचर फ़ील्ड भी मतलब जो डिग्री है वो हम सिलेक्ट करें। इस तरह ज़रूरी नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि हमने मतलब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया कि जी मैंने बायोमेडिकल साइंस करनी। अब मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया कि यार जब मैं छोटा था मुझे ये मतलब एनिमल्स बहुत पसंद थे मुझे और मैं जी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखता होता था ये नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे और इन पे वाइल्ड लाइफ के जो आ रहे हैं एनिमल प्लैनेट हो गया, डिस्कवरी हो गया, इन पे मैं बैठ के देखता होता था जब मेरे बहन-भाई जो उनको कार्टून्स पसंद थे, मुझे भी अच्छे लगते थे लेकिन ये कि मैं इनमें बहुत इंटरेस्टेड था। प्लस ये कि मैं फिर मेरी अपनी इमेजिनेशन मुझे इस चीज़ तक ले जाती थी कि मैं किसी जंगल में फिर रहा हूँ और वहाँ पे कोई एनिमल्स के साथ हूँ ये वो। फिर एक दिन क्या हुआ कि जी ये आपको मैं स्टोरी बिल्डअप बता रहा हूँ कि मैंने क्या अपनी बनाई। तो इसको मतलब एक आप मतलब ये वाली तो आप ऑब्वियसली नहीं लिख सकते लेकिन इसकी तरह की आप कोई भी चीज़ मतलब इसको एक मोटिवेशन लेके आप कर सकते हैं। इसको एक मॉडल बना के जैसे मर्ज़ी कर लें। वरना आपको बहुत सारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कभी भी आपने किसी की पर्सनल स्टेटमेंट, किसी का सीवी, किसी का कुछ रिकमेंडेशन लेटर कुछ भी आपने कॉपी नहीं करना। आजकल ऐसे वो प्लेजरिज़्म वाले इनके पास मतलब चेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि टर्निटिन है। हम हमारी हर असाइनमेंट जाके टर्निटिन पे हम पहले खुद सबमिट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास उसका वो होता है आपके पास तो नहीं बात कर रहा मतलब अभी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपके पास ना वो आ रहा था प्रैक्टिस मोड के आप वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने परसेंट प्लेजरिज़्म है, कितने परसेंट कॉपीड है ये प्लेजरिज़्म इसको बोलते हैं। ये कॉपीड कितना है ये कहीं से पूरी दुनिया में, सब बड़ी आसानी से चेक हो जाता है। आपको 5 मिनट में बता देता है कि यार ये कहाँ-कहाँ से आपने चीज़ उठाई हुई है। विदिन योर यूनिवर्सिटी है, आउटसाइड योर यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से कई ये चीज़ उठाई है, इस आर्टिकल से उठाई है, सबको पता चल जाता है। तो ये कभी इस चीज़ को मैं एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर समझूँगा कि अगर आप जो है किसी का भी उठा के उसको कॉपी करें। हमेशा अपना खुद लिखने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ आपको आपको अलग कर रही है बाकी सबसे। बाकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा मैटर ज़रूर करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। तो अब हम बात यही कर रहे थे कि हाँ, मैं यहाँ तक पहुँचा था कि जी
फिर ये हुआ कि एक दिन मुझे ये बात मैंने रियलाइज़ की कि यार अगर कभी मैं इस तरह बाकी फिर रहा हुआ जंगल में, मुझे कोई जानवर मरता हुआ मतलब नज़र आया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को मैंने एक वो अपने लिए मोटिवेशन बनाया कि यार मैं वेटरनेरियन बनूँगा। फिर मैंने उसके लिए इसका वर्ड आप याद रखिएगा, एमकैट नहीं कहना आपने, आपने कहना है कॉम्पिटिटिव एंट्री एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एंट्री एग्ज़ाम आपने पास किया और जी आप इधर को आ गए, वेटरनरी में आ गए, जो कि एक हाइली कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड है। तो पर ये हुआ अपनी जो चूँकि हम आगे अब लाइव लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं, मैं इनको बताना ये चाह रहा था कि मैं वेटरनरी से भी क्यों थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ। वो इसकी वजह ये है कि जब हमने लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किए जिसमें जैसे माइक्रो थी, अभी माइक्रो की बात तो जी मुझे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मुझे कीन इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। मुझे बैक्टीरिया वगैरह और उनके क्या मैकेनिज़म्स हैं, किस तरह से डिज़ीज़ पोज़ीशन है उनकी और क्या कुछ है, उनके टॉक्सिन्स क्या हैं और मतलब क्या क्या बेसिकली वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमें अफ़ेक्ट करती हैं बाय देम पैथोजेन्स। तो इस तरह करके आपने वो मैंने वहाँ से उठाया कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मेरी ये है कि आपने बाद में उसको इस तरह से लीड अप टू करना है कि इंटर्नशिप्स भी मैंने इसी चीज़ में की हैं आपके मतलब नहीं भी की हैं आपने अगर करें आपने कहा कि मैंने मेडिसिन में ही किसी हॉस्पिटल में की है जहाँ पे भी वेटरनरी क्लिनिक पे की किसी पे। तो आप उसमें कह सकते हैं कि यार फिर मुझे वहाँ पे हमारे पास जो भी माइक्रोस्कोप वगैरह था या नहीं भी था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ना बैठ के पढ़ता होता था ये कि इस डिज़ीज़ का कौन-सा ऑर्गेनिज़्म मतलब क्या किस-किस तरह से उसकी क्या अपनी वो किस-किस कल्चर पे क्या नज़र आता है और क्या कुछ है, उसको आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना उस इंटरेस्ट को। और उसके अलावा बाकी जो-जो आपके रिलेटेबल जो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपने साथ लिख देने हैं। ये आपके लिए एक मतलब इस तरह से बेसिकली इस पर्सनल स्टेटमेंट को लेके चलना है। फिर आपने बताना है कि अब मैं इस पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ हूँ, व्हेन आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड एंड स्टडी बिकॉज़ मतलब आपने ऑब्वियसली उनको ये बताना है कि मैं एक कह लें कि पूरी दुनिया के हिसाब से जो कि इस वक़्त मॉडर्न टेक्नीक्स हैं मैं वो उनको जानना चाह रहा हूँ, मॉडर्न रिसर्च की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। तो अब आपने उनके पास आना है कि इसीलिए मैं मतलब ये इटली सेलेक्ट किया या यूके या जहाँ का भी करना आपने। मैं आपको वैसे जनरल एक बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस वजह से मैं इटली की तरफ आया क्योंकि उसकी ये चीज़ें आपको कुछ और मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं इटली की, इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं आजकल वो थोड़ा बहुत आपको रीड थ्रू करना पड़ता है चीज़ों को। और आपने फिर उसको कहना कि ये बड़ा अलाइन किया मेरे इंटरेस्ट के साथ। प्लस ये कि जो यूनिवर्सिटी अब मैंने ये वाली सिलेक्ट की है, इसकी वजह ये है कि ये वाला डिपार्टमंट मुझे उसका बहुत पसंद है जहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि उनका फिर आपने उसी तरफ जाना है कि जी मुझे उनकी रिसर्च जो जिस तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं, वो एक मॉडर्न और क्या नाम है एक ऑथेंटिकेटेड और एक बड़ा एक कह लें कि एक अनरिफ्यूटेबल किस्म की रिसर्च उनकी चल रही है जिसको मैं मतलब परस्यू करना चाहता हूँ और मैं उसके अंदर मतलब अपनी उस रोल को असूम करना चाहता हूँ जो कि अभी वहाँ पे जो प्रोफ़ेसर्स कर रहे हैं मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। इस तरह करके बात आपने इसको लेके चलना होता है। तो इस वजह से आपने फिर आखिर में लिखना है कि इस वजह से अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट समझता हूँ क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और प्लस ये कि आई हैव too much relatable experience to this particular degree और मैं इसके बाद आपने थोड़ा बहुत बताना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में। आपने ये नहीं कहना कि मैं जी इटली में ही काम करना चाहता हूँ या यूके में ही काम करना चाहता हूँ। आपने कहना मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा और मैं जी अपनी कोई लैब खोलूँगा या मैं अपने कोई रिसर्च सेंटर में काम करूँगा, मैं एक इनोवेशन लाऊँगा मैं और वैक्सीन जैसे फ़र्ज़ करें कि वैक्सीनोलॉजी में चला गया, फिर मैं ऐसी वैक्सीन बनाऊँगा जो कि हमारे जैसे आजकल लंपी स्किन डिज़ीज़ ये एक हेल्दी पॉइंट हो सकता है आजकल बात करने के लिए कि जी, अगर किसी ने माइक्रो में करनी है कुछ भी, बैक्टीरियोलॉजी में करनी है, वायरोलॉजी में, जिसमें भी, तो आप उसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी, इसके आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिस तरह से मुझे बहुत एक अपने मुल्क के लिए एक है मतलब दिल में एक दर्द है कि उसको किसी तरह से हल करूँ, तो मैं इसकी वैक्सीन वगैरह बनाना चाहता हूँ, वगैरह तो मैं वो आगे करूँ। तो ये सो हो गया मैम। अच्छा जी, अब हम अगले वाले जो बाकी हैं, अब सीवी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमूद मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर हमूद? जी, जी, बेहतरीन आ रही है हाँ माशाल्लाह, जी, हाँ जी, कंटिन्यू आ रखिए। रही है। जी, ठीक हो गया। तो असल में साथ-साथ फीडबैक लेना भी ज़रूरी है। तो अब हम अगली बात ये करेंगे कि सीवी। सीवी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी किसी भी वेंचर का जो भी आप करने लगे, ईदर इट्स अ जॉब और इट्स एनी वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस और आप किसी भी जगह पे कह लें कि आप प्लेसमेंट चाह रहे हैं या फिर आप कोई जॉब चाह रहे हैं या फिर आपको कोई रिसर्च वाली जगह पे जाना है। ऑब्वियसली
आप डायरेक्ट टीचर से भी बात करें तब भी आपको एक अपनी सीवी चाहिए जब आप उसको ईमेल कर रहे हैं। ये इसमें तो नहीं ज़रूरी, लेकिन बहुत सारे ममालिक में जैसे कि यूएसए है या कनाडा है, उसमें भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके पास सीवी आपकी अच्छी बनी हो। सिंपल एक सीवी होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यूरोपास। यूरोपास एक ऑल अराउंड द ग्लोब तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑल अराउंड यूरोप एटलीस्ट जो है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का एक फॉर्मेट है, एक साइट है जिससे आप जाके ना अपनी सीवी बना सकते हैं। वो एक मतलब अच्छी जानी जाती है वो सीवी, वो पैटर्न जो है। तो आप प्लीज़ उस पे जाइएगा, उस पे जाके अपना अकाउंट बनाएँ, अपनी डिटेल्स वगैरह आप डालें उसके अंदर। मतलब जिस-जिस तरह आप डिटेल्स डालते रहेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आपका इस चीज़ में क्या-क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप अपने आप को किधर रेट करते हैं? और आहिस्ता-आहिस्ता आपका ये भी पूछेगा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? तो वहाँ पे आते रहता है। तो जी, आपका आखिर में ये एक आपको फॉर्मेट दिखाया था और इसमें से एक फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी सीवी बनी बनाई आ जाती है। वो आसान है। बजाय इसके कि आप खुद फॉर्मेट्स वगैरह डिज़ाइन करते रहें, और इतना कॉम्प्लेक्स सीवी होना भी नहीं चाहिए कि अगले देख के परेशान हों कि यार ये क्या है। तो यूरोपास सीवी, तब ये नाम प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे में, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे कि जी रिकमेंडेशन लेटर्स भी एक मतलब मैं इन चीज़ों पे स्ट्रेस इस वज़ह से कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ एक डिसाइसिव फैक्टर है कि आपको जो बाकियों से अलग कर सकता है। और मतलब बेसिक काम हमारा ये है कि हम एडमिशन ले लें, स्कॉलरशिप ऐसे समझें जैसे आपकी 90% 99% कन्फर्म्ड है, ये रीजनल स्कॉलरशिप से हो जाती है, क्योंकि मेरी अपनी हो गई थी इसमें। तो ख़ैर अब ये है कि आपने करना ये है कि रिकमेंडेशन लेटर्स भी किसी के कॉपी नहीं करने। रिकमेंडेशन लेटर्स जैसे ये डीन वगैरह और जो जो टीचर्स हैं, इनके पास बने-बनाए वो होते हैं ना फॉर्मेट, तो आपने वो नहीं करना कि आप उसी बने-बनाए फॉर्मेट पे आप कहें कि जी ठीक है, आप मुझे बस बना के दे दें, मेरा नाम लिख दें यहाँ-यहाँ, जहाँ-जहाँ। वो मतलब उस पिछले बंदे का नाम चेंज करके, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद अपना वो रेफरेंस लेटर लिखें और वो आप उनको सेंड करें टीचर को अपने, वो आपको ईमेल जो है वो उनको ईमेल करें, वो आगे आगे जो है ना अपने लेटर हेड पे निकाल के आपको दे देंगे वो, उसपे स्टैम्प वगैरह कर देंगे, आसान रहता है। आपने ये चीज़ें सारी ऑब्वियसली आपको स्कैन्ड कॉपीज़ आपने कैम स्कैनर है आजकल, स्कूल से स्कैन कॉपीज़ में आप पीडीएफ्स बनाएँ और ये आपने हर जगह पे जहाँ-जहाँ आपने अप्लाई करना है, आपने स्कैन कॉपीज़ ही अपनी पीडीएफ्स में भेजनी होती है, अपनी उसमें ऑनलाइन जो भी इनका पोर्टल होता है उसपे। तो हाँ, दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अच्छा ये रहता है कि हमेशा हम रिकमेंडेशन लेटर्स उन लोगों से लिखवाएँ जो कि मतलब हायर अप इन द चेन है। ना कि बिल्कुल अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब टीचर्स तो सारे टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी ये होता है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है कि जब आपके पास वीसी का रिकमेंडेशन लेटर हो, आपके पास डीन साहब का रिकमेंडेशन लेटर हो, या फिर जी आपके पास प्रोफ़ेसर, मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब जो मेरे से जिसकी बात होती है तो कि एटलीस्ट एक बंदा जो कि प्रोफ़ेसर है, आप उनसे कोशिश करें कि आप बनवा लें। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और लेक्चरर से ना बनवाएँ, मतलब अच्छा यही है कि ना बनवाएँ, लेकिन अगर नहीं कहीं से हो रहा है तो फिर ठीक है। तो इस तरह से है। ये मतलब इन चीज़ों पे ज़रा इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। यही इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स बार-बार जो मैं जिनका जो बोली जा रहा हूँ, वो ज़रूरी है। तो आपको 2 ही रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं इनके लिए, इटली के लिए भी, यूके के लिए भी। तो बात असल में ये है कि ये दोनों ही टीचर से होंगे, ना कि आपके एम्प्लॉयर से होंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वार्ड्स में होता है, मेरा ख़्याल है वो 5 साल का जहाँ काम किया होता है, आपको उसका भी जो है उस बंदे से आपको लिखवाना होता है रिकमेंडेशन लेटर। तो इस बात को भी ध्यान रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप अपने जो हैं जो टीचर्स हैं, आप उन्हीं के थ्रू उन्हीं से आप लिखवाते हैं। तो ये आसान काम है मसला नहीं। अच्छा जी, अगली चीज़ है फिर हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए आपने 3 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो आपको इसमें ना कुछ चीज़ें आपको अपनी शो करानी पड़ती हैं। अच्छा, एक बात मैं आज आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, 2 चीज़ें हैं, एक है वीज़ा प्रोसेस, एक है जो आपका स्कॉलरशिप। ये दोनों को आपने बिल्कुल सेपरेट रखना है। आपने ये नहीं समझना कि इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वरना आप फँस जाएँगे। अब बात असल में ये है कि जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको नादरा से बन जाता है। ₹1000 का बनता है, आपने सारे अपने घर वालों के सीएनआईसी ले जाने, घुमाने नहीं है। सारे ले जाने उधर जाके जी उनको दिखाने हैं वो, और अगर कोई छोटा बच्चा जिसका सीएनआईसी नहीं है उसको साथ ले जाना है, उसका पे फॉर्म वगैरह भी। तो उसी वक़्त आपको जी वो निकाल के दे देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करें वो आपको पीडीएफ में ईमेल में आ जाता है, ₹1000 लगते हैं आपके, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि लो इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। लो इनकम सर्टिफिकेट बेशक जो है ना, आप ये वाला लो इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वैसे ये लो इनकम सर्टिफिकेट जो है ये उधर से बनता है, क्या नाम है मुझे इदारे का नाम भूल गया है। लेकिन यार ये जो सारों की जो करते हैं, चेक करते हैं फाइनेंशियल्स आपके सारे। वही होता क्या चीज़?
FIA बोल रहे हैं? नहीं, FIA नहीं, FIA नहीं। चले खैर, याद आ FBR जाएगा। क्या कह रहे हैं? FBR हाँ, FBR बिल्कुल ठीक है, FBR ही है। तो जी FBR जो है वो उससे आपने बनवाना होता है, लेकिन ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप खाली एक एफिडेविट बनवा लें और उस पे जी लिखवा दें अपने, आपके अब्बा जी की तरफ से या आपके जो बड़े भाई की तरफ से, या जिस जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, बेशक आपका अंकल है, आपका 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 दादा है, या जो भी है वो बंदा, मतलब इट डजंट मैटर टू देम, एज लॉन्ग एज जो वो बंदा आपको, मतलब वो आपका उसके साथ कोई ताल्लुक है, तो समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे हाँ सॉरी सॉरी, हम दो मैं भी डिविएट कर गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी अपनी फैमिली की बात हो रही है, आपकी अपनी फैमिली के लिए लो इनकम सर्टिफिकेट, आपके अब्बा जी, आपके जो न्यूक्लियर फैमिली है आपकी, जिसमें आपके बहन भाई हैं और आपके आपकी अम्मा हैं और आप जो आप खुद हैं, तो ये लोग जो हैं, ये इनकी लो इनकम सर्टिफिकेट हमारे लिहाज से नहीं है ना यहाँ पे, कि हमारे हमारे तो यहाँ पे लो इनकम ये है ना कि जी हज़ारों में जिनकी पूरे साल की आमदनी है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाख में है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे हमने इटली के हिसाब से, इटली वालों के लिए जो बंदा 60-70 लाख रुपए से कम पर ईयर जिनकी फैमिली कमा रही है, 60-70 लाख रुपए काफ़ी होता है। हर बंदा नहीं, हर फैमिली नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल होता है ये भी। तो जो जो इस कैटेगरी से नीचे आता है कि पर ईयर आपकी 68 लाख से पता नहीं शायद अब 70 ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ों का मतलब रुपए की अमाउंट भी कम हुई है, उसका एक है स्टैंडिंग, तो उस लिहाज से ज़्यादा होगी, 70-75 होगी अब तक। तो उससे जो कम कमा रहे हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। तीसरी चीज़ ये है, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट थोड़ा चैलेंज हो सकता है, ये कि मतलब बन तो ऐसे जाता है एफिडेविट पे, आप बना सकते हैं मतलब, लेकिन अगर ये मोफा के पास आपने असल में आपने सारी चीज़ें जो जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें तब आपको कोई चीज़ कहीं से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप जो है स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं या फिर आप वीज़ा प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, आपको यही सारे क्रेडेंशियल्स जो जो मैंने आपको अभी तक बता दिए और प्लस मोर टू कम जो अभी मैं करूँगा, तो वो सारे जो है ना, वो आपने रिस्पेक्टेड जो उनके वो है ना इदारे हैं, जहाँ जहाँ से आपको वो मिले हैं, वहाँ से आपने वो टेस्ट भी कराने हैं, आपने मोफा से जो उनकी उनके स्टैंप भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर स्टैंप भी लगवानी है। इतना मसले वाली बात ही आसानी से हो जाती है। सुबह आपको जल्दी जाना पड़ता है अलबत्ता, और आपको पूरा दिन वहाँ पे मतलब खजल होना पड़ता है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो सुबह कोशिश कीजिएगा 8 बजे तक आप पहुँच जाएँ, तो आप वहाँ से 3-4 बजे तक निकल जाएँगे। तो इस तरह से है। लेकिन ये है कि मतलब अब नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और लो इनकम सर्टिफिकेट अपने एफिडेविट पे बनवाना है। तो एफिडेविट पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता बंदे को आप असल बनाएँ या नकल बनाएँ, लेकिन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले ये यही बात है, अगर आप तहसीलदार से बनवाएँगे और आपके पास किसी तरह लिखा हुआ है कि जी इस बंदे के पास प्रॉपर्टी नहीं है, इस फैमिली के पास, तो फिर आपको बड़ी आसानी से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कोई मसला नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्टैम्प पे भी लिखा होता है बल्कि कि वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कि जी उसमें क्या है वो हमें नहीं पता। हालाँकि मेरा ख्याल है वो चेक करते हैं या नहीं भी करते, तो ये है कि बस आपका उनसे आपका टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स वैसे आपको बताया तो एफबीआर से लो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनता है। लेकिन ये है कि आप एफिडेविट पे भी बनवा सकते हैं अपने लिए, जैसे आपको आसान रहे आप उस तरह कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपने जब करवा ली हैं, तो आपने ये मतलब ये इसी तरह स्टैम्प और ये वो सारा कुछ ये आपने उधर भेजनी होती है, अपनी इस स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे। तो फिर आपको जो है ना ये आपको मतलब मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 99% आपके आप सब जो बंदा अभी देख रहा है, अगर उन सब ने ये सारी चीज़ें मैनेज करके और लगा दी हैं उस पे, तो स्कॉलरशिप 99% लोगों की हो जाएगी। जो एक आधा बंदा रह गया है, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जी वीज़ा की हम बात करेंगे अब। वीज़ा के लिए आपको हम दोबारा से जो जिसमें जो आपकी सारी ये वाली चीज़ें थी, जिसमें आपके क्रेडेंशियल्स हैं, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपकी ज़रूरी हैं। उसके अलावा और यहाँ पे वो है कि अब वो पॉइंट आया जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने वीज़ा के लिए उनको उनको आपने कहाँ-कहाँ से वेरीफ़ाई कराना है। जैसे आपका अ, मैट्रिक और एफएससी की जो है आपकी, इसके लिए आपने इनको भी आपने आईबीसीसी अटेस्टेशन इसको बोलते हैं, इंटर बोर्ड कमिटी ऑफ चेयरमैन, इंटर बोर्ड कमिटी ऑफ चेयरमैन, आईबीसीसी। आईबीसीसी से आपने अटेस्ट करवानी है ये, वो इसका प्रोसेस असल में ये मैं आपको महमूद भाई, हेलो? महमूद रहमान है इधर? जी जी मैं जी असल में जी जी पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ ना इसको? जी ये कर दें बिल्कुल ज़रूरी है तो ज़रूर करें, लाज़मी करें, टाइम की हाँ जी, टेंशन ना लें। मैं समझता हूँ ज़रूरी प्रोसेस है, सारों को समझ आ जाए तो। तो अच्छा, वो चला ही गया है जो हम देख रहे थे पहले। वापस आ जाएँ महमूद, एक एक पीछे वापस आ जाएँ। हाँ, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि हाँ हाँ,
तो आपने बेसिकली मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी है ना, वो आपने उसको करवाना होता है अटेस्ट आईबीसीसी से। वो उसका प्रोसेस ये है, आप बोर्ड के उस पे जाते हैं, जो साइट है, वहाँ पे जाके आपने आपने लिखना है आईबीसीसी अटेस्टेशन। वहाँ पे आपकी मैट्रिक और एफएससी के अलग-अलग 2 मतलब सेक्शन होंगे। आप मैट्रिक वाले में जाएँगे, आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपना अपना जो है कुछ डिटेल्स होती हैं और मुझे भूलनी है, जैसे सीएनआईसी वगैरह। तो उसके बाद जो आप उसको मतलब करते हैं और आपका ईयर जिसमें आपने पेपर पास किया था या जिस साल का आपका सर्टिफिकेट है, वो आपने करना है। मतलब रिजल्ट कार्ड नहीं, सर्टिफिकेट, एफएससी मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ठीक है? तो ऑप्शन आ रही है रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट। तो वो उसके ऊपर लिखा होता है एबीसी से टेस्ट। आपको नीचे ना वो मतलब एक वो आ जाती है आपके सामने, रिजल्ट कार्ड आपका वर्चुअल सामने आ जाता है जिस तरह आपका असल में था। तो आपने उसकी नीचे जाके लिखना है 1 कॉपी, 1 कॉपी। अगले पेज पे आपके पास एक चालान आ जाता है, चालान प्रिंट कर लें। इसी तरह आपने एफएससी का करना है, ठीक है? उसी का रोल नंबर, उसकी जो आईडी कार्ड, आपका जो नंबर है आपका आपका मेरा ख्याल होता है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। लेकिन ये है कि आपका ईयर जिसमें आपने पास किया वगैरह-वगैरह, वो फिर आपके वो भी आ जाएगा और आपने अगले पेज पे उसका चालान निकलवा के आपने जो क्या कहते हैं उसको, मतलब चालान अभी आपके पास चालान है और आपने 2-2 को फ़ोटोकॉपीज़। मैं आपको सिर्फ़ 22 लाहौर का बता रहा हूँ, 22 फैसलाबाद का और यहाँ-वहाँ का थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है। इनमें बिल्कुल माइन्यूट से फ़र्क है। जैसे कहीं पे आपको 3 कॉपीज़ चाहिए, कहीं 2 कॉपीज़ चाहिए, तो वो आप जाके बोर्ड के दफ़्तर ही पूछ सकते हैं वहाँ पे, फ़ोटोकॉपी कराना कौन-सा मुश्किल काम है और थोड़ी बहुत फ़ी का मसला है। अब जैसे इनकी मेरे ख़्याल है 11-1100 फ़ी है, इनके अटेस्टेशन की। और मतलब टोटल मिला के जब आप आईबीसीसी भी जाके वहाँ पे करते हैं 8-800 और लगती है उसकी भी। तो ये हो जाती है कुछ 4-1 हज़ार के अराउंड 2 जो चीज़ें आपने अभी करवाई हैं। मैं आपको साथ-साथ खर्चे भी बताता जाऊँगा। तो हाँ, अभी तक हमने आइल्स की बात नहीं की आपके सामने। जैसे आइल्स इस वक़्त तक मतलब वीज़ा से पहले-पहले आपको आइल्स नहीं चाहिए था। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चला सकते थे। अभी हम आइल्स पे आएँगे तो मैं आपको उसमें भी साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, इस वक़्त ये है कि आपने फिर वो जो आप ले गए प्रिंट जो ज था, वो आपने जाके बैंक का जो बैंक वहीं पे जो बोर्ड के दफ़्तर में ही बैंक होता है, आपने वहाँ जाके सबमिट कराया और आपने 2-2 कॉपीज़ लेके, मुझे याद है जहाँ तक वो विंडो नंबर 3 थी या क्या था, तो आप वहाँ जाके उनसे कहते हैं आईबीसी से अटेस्टेशन करानी है। वो आपसे 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ दोनों की ले लेते हैं और आपसे कभी-कभी ये भी कहते हैं कि ओरिजिनल भी दिखा दें। ओरिजिनल हमेशा नहीं माँगते लेकिन कभी दिखा देखने को कहते हैं। ओरिजिनल मतलब लाज़मी नहीं है। तो वो अब एक करेंगे ये, आप आधा पौना घंटा आपको बिठाई रखेंगे वहाँ पे, उसको देखेंगे सारा कि सही है कि नहीं है ये वो। और एक-एक वो फ़ोटोकॉपी रख लेंगे, एक-एक फ़ोटोकॉपी स्टैम्प्ड आपको एक खाकी लिफ़ाफ़े में, खाकी एनवेलप में डाल के वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है? अब वो वाला जो एनवेलप है वो आपने खोलना नहीं है। वो आपको बता भी देंगे कि आपने खोलना नहीं है, आप आईबीसीसी ले जाएँ। आईबीसीसी बेसिकली आपने वो क्वींस मैरी जो है आपको कॉलेज देखा होगा आपने गढ़ी चौक में, उसके बिल्कुल साथ एक प्लाज़ा है ग्रे कलर का। उसकी उसकी बेसमेंट में है, मतलब इतना बड़ा प्लाज़ा नहीं, छोटा-सा प्लाज़ा है, छोटी-सी जगह पे आईपीसीसी है वो। ऊँचा ही लगता है वो दफ्तर भी, लेकिन चलो। तो आपने जी उसके अंदर जाना है, वो नीचे ही गार्ड खड़ा होता है, वो आपको जो है वो पकड़ा देता है, जो चालान फॉर्म कह लें या जो भी। तो आपने फिल करना है, ऊपर जाना है आपने, मतलब आपको एक-एक कॉपी आपने टेस्ट करानी है बेसिकली, आपकी एक-एक डिग्री दो। तो आपने आपके वो 8-800 मेरे ख्याल लगते थे, अब मुझे याद नहीं कितने लगते। तो ये ऑलमोस्ट 4 3600 के अराउंड जितने भी इस तरह बनते हैं, 3600 या 3800 या 4000 जिसके भी। तो टोटल मिला के अभी यहाँ तक जो आपको बताया मैंने। और आप वहाँ जाके जी अपने ऊपर जाते हैं, आप जाके बैंक वाले को देते हैं, बैंक से वो करवा के चालान वगैरह जो भी स्टैम्प वगैरह करा, फिर आप आ जाते हैं नीचे और अपनी डिग्री जो आपको वो देता है कि यार ये आपकी आपका टोकन नंबर है, आप फिर अपने टाइम पे जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आपने सुबह यहाँ पे भी जल्दी जाना है, मतलब आपका आखिरी टाइम मेरा ख़्याल है 10 बजे तक होता है इसका, जब आप या पता नहीं 11 बजे तक होता है, मुझे भूल गया। आपने उससे पहले-पहले जाके अपनी ये 2 जो आपके पास जो बाकी जो एनवेलप है, वो आपने अपनी असल डिग्रीज़ भी, मतलब जो एसएससी और मैट्रिक की हैं, वो अपने साथ देनी है, सर्टिफ़िकेट। अब ये आपको कहेंगे 3 बजे आके ले लीजिएगा, 3 बजे फिर आपने वापस जाना और आप ये इनसे रिसीव कर लेंगे। अब वो आपको लिफ़ाफ़ा नहीं देंगे, आपके पास सिर्फ़ आपकी असल वाली जो डिग्रीज़ है, वो आपके पास स्टैम्प्ड और मतलब साइन्ड बाय मतलब स्टैम्प्ड बाय आईबीसीसी आपके पास आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि दूसरी चीज़ ये कि एचईसी अटेस्टेशन अगर तो हम अभी से जैसे प्रोसेस शुरू कर लें, जिन लोगों की पहले ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उनके पास तो वो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टाइम है कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपको कोई मतलब अर्जेंट करवाने की तो किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, तो इतने पैसे जो थोड़े बहुत जो लगते हैं एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार रुपए हर चीज़ में, वो बच सकते हैं। तो ये कि एचईसी की वेबसाइट पे जाएँ आप, वहाँ जाके आप अपना ई सर्विसेज़ लिखा होता है, ई सर्विसेज़ में आप जाएँगे, वहाँ पे जाके अपना लॉगिन बनाते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं सारी कि जी, कहाँ से हूँ, क्या किया मैंने ये वगैरह, डिग्री मेरी कौन-सी है, वो आपको साथ-साथ वेरीफ़ाई कर लेते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि आपसे वो पूछते हैं कि आपने मतलब मेरे ख्याल डैशबोर्ड में आता है शायद ये फिर कहाँ पे कि आपने ना अटेस्ट करवानी है डिग्री, तो हाँ,
डिग्री और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने वहाँ पे उसको अपनी पीडीएफ डाल देनी दोनों की, 1 पेज डीएमसी। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी तक मतलब हर हर साल की जो एक-एक डीएमसी मिलती है, मतलब सॉरी, हर सेमेस्टर की एक-एक डीएमसी मिलती है, तो 8-10 बन जाती है आखिर तक। यूनिवर्सिटी वालों को जाके आपने कहना है, जब आपका हो जाता है ना, तो वो मैं सिर्फ युवास को प्रिज्यूम करके इस वक्त के लिए कि युवास वाले बच्चे सुन रहे हैं मुझे, नहीं तो और भी होंगे। तो वो जिस फॉर्म पे वो डीएमसी का लिखा होता है ना, उसी फॉर्म पे आपने 1 पेज डीएमसी ऊपर लिखनी, और यही सारी जो डीएमसीज़ थी आपकी, वो उनको आपने दे देनी है साथ। वो आपको थोड़ी देर बाद 1 पेज डीएमसी, मेरे ख्याल है इतनी की लेंथ होती है उसकी, काफ़ी लंबा लंबा ही पेज होता है वो। तो वो वो जो है ना, वो आपने ले लेनी है। और आपने अब मतलब ये वाली डीएमसी और ये जो क्या नाम है, जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है, ये दोनों चीज़ें आपने उस पे कर देना है, अपलोड कर देने हैं एचईसी पे, एचईसी की ई-सर्विसेज में। तो अब वो थोड़ी देर वो कहेंगे, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी। आपको हम स्क्रूटनाइज़ करके बता देंगे कि जी आपका कब होना है ये मामला, ठीक है? आपको कब हमने बुलाना है। तो आपको तकरीबन 2 दिनों के बाद सुबह 10-12 बजे आपको आ जाता है मैसेज कि जी आपकी स्क्रूटनी होगी, अब आप फ़ौरन से शेड्यूल कर लें आपने किस वक़्त जी आपने करवानी है, अर्जेंट करानी है जैसे मर्ज़ी आप दोबारा जाते हैं ई-सर्विसेज पे। अब आपके पास आ रहा होता है कि जी आप शेड्यूल कर लें उसको ना, आपके पास सारा टेबल सा बना हुआ आ रहा होता है कि ये आपके पास अब मतलब दिन है जिनमें आप जा सकते हैं, ये टाइम्स अवेलेबल है। तो अगर तो आपने अर्जेंट करानी है, अगर आपने नॉर्मल करानी है, फिर आप ये करते हैं कि जी यही सारी जो आपकी डिग्रीज़ हैं, डिग्री और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये आप लेके जी चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस कहना चाह रहा हूँ, जो जैसे लेपर्ड वगैरह या एमएनपी है या जो भी है इस तरह। तो आप उनके पास चले जाते हैं, उनसे जाके कहते हैं कि भाई ये मैंने करानी है आईबीसी, उनको पता होता है आईबीसी अटेस्टेशन, ओह सॉरी एचईसी अटेस्टेशन, या जो भी मोफा से करानी है, जो भी करानी है, उनके पास सारी चीज़ें पहले से होती हैं ऑप्शन। अब वो जाके कहते हैं कि यार ये मैंने करानी है, आपको आपसे वो ले लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस पे पर पेज जो है वो ₹1000 लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 1 पेज डीएमसी का बोला था, वरना आपके यही 4-5 हज़ार आपके उस पे लग जाते हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट कराने। तो फिर ये 2000-3000 में आपका काम हो जाता है। और लेकिन ये आता फिर ये है कि 2 हफ्ते बाद आपको कोरियर के थ्रू वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आप अर्जेंट कराते हैं, अर्जेंट आपको जैसे ही जिस दिन आपकी वो शेड्यूल होता है, उसी दिन आपने उस टाइम पे पहुँच जाना है, और आपको आपने वहीं पे जाके बल्कि पैसे वो, लेकिन ये है कि 5-1 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें। अगर जिन लोगों के वो लोग जिनकी जाके उसी टाइम पे डिग्री आनी है, जब उन्हें अप्लाई करना है, सारा कुछ तब करना है, वीज़ा प्रोसेस होना है तब, तो फिर तो ऑब्वियसली उनको अर्जेंट कराना पड़ेगा, और उनके लिए फिर मैं समझता हूँ 5-6 हज़ार कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर जमा कराएँ और जल्दी कराएँ काम, बजाए इसके कि पूरा साल वेस्ट हो। तो मतलब ये 2 प्रोसेसेज़ हैं बेसिकली। प्रोसेस ये दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं चल सकते। एक अगर तो किसी का पहले और किसी ने किसी की गवर्नमेंट डिग्री आ गई, उस लिहाज़ से ये फ़र्क है। तो अब हम बात करेंगे कि जब ये दोनों चीज़ें आ गई, फिर आपने यही सारी और जितने अब मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब मैं बताने लगा हूँ, जिसमें आपके प्री एनरोलमेंट फॉर्म वो वाला है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी से मिला है। ठीक है? वो आपको मिलता है, आपको आपका जो जो आपका सॉरी अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो अब तक आपको मिल चुका होगा, वो क्योंकि आपने डिग्री वगैरह, आपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी फाइनल जमा करा दी है, और आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी जमा करा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाता है, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी मिल जाता है आपको। और अब यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि चूँकि अगर तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, और आप ये समझ सकते हैं कि मतलब आपको एडमिशन के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए आइल्स, ना आपको स्कॉलरशिप के लिए आइल्स चाहिए, लेकिन आपको जो वीज़ा, चूँकि आपने जाना भी, तो आप फिर आपको सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं, वरना तो ऑल इन वेन है ये सारा कुछ जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं तब से। तो जब आपने वीज़ा करना है, तो वीज़ा के लिए आपको ज़रूरी है आप आइल्स या टॉफल वगैरह करें। टॉफल की भी है, वो आइल्स की भी है, पहले डुओलिंगो भी था शायद, अब वो नहीं है। अब मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आइल्स फिर भी मतलब चूँकि चलता ज़्यादा जगहों पे आइल्स, या फिर टॉफल भी चलता है, लेकिन आइल्स की बात करें। तो आइल्स के लिए मैं इसको ऑब्वियसली हमने एक अलग दिन रखना है आइल्स के ऊपर, तो मैं उसपे अभी उसके ऊपर टू मच ऑफ माय ब्रेथ वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि 6.5 बहुत होता है, 7 भी अच्छा बैंड है, 7.5 भी अच्छा है। तो फिर इससे ऊपर जितना जाया जाए उसके लिए आपको उतना अच्छा जाता है। लेकिन ये कि अ, आइल्स इस वक़्त आपके लिए ज़रूरी है, जब आपने वीज़ा प्रोसेस करना है। और फिर उसके बाद आपकी जी इटालियन ट्रांसलेशंस, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये जो आपके जो जिनमें हमने सारी पहले बात की है, वो वाले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी ट्रांसक्रिप्ट, इनमें इन सब की इटालियन ट्रांसलेशन होनी, इनके लिए जैसे एक इनकी ना अपनी एक लिस्ट है 5-6, ये आपको एम्बेसी की तरफ से लिस्ट मिलती है, जिसमें आपके पास 5-6 वो आते हैं ट्रांसलेटर्स जो हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशन जो बेसिकली ट्रांसलेट करके देते हैं पाकिस्तान में। जैसे इस्लामाबाद में ही होती है मेरा ख्याल है, एक एजाइल है, एक का नाम है इन इटालियानो, और इस तरह के 3-4 और हैं। तो आप इनको कॉल करते हैं, इनसे कहते हैं कि जी आप मुझे ट्रांसलेशन चाहिए,
वो कहते हैं अच्छा जी अर्जेंट चाहिए, वैसे चाहिए, आप कहते हो मुझे अर्जेंट चाहिए, तो फिर आपको वो कहता है 1 हफ्ते में, अपने 2-3 दिनों में मिल जाएगी आपको वापस या जो भी है। और अगर आपको अर्जेंट नहीं चाहिए, तो फिर आपको 2 हफ्तों में जाके मिलती है, इस तरह करके कुछ। और वो हर पेज का मेरे ख्याल ₹1000 लेते हैं, ₹1200 लेते हैं। तो ये साथ-साथ वो मैं खर्चा भी बताई जा रहा हूँ। आइल्स का जो ₹40,000 तो लगता ही है, तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना आइल्स के हिसाब से एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यूके-वीआई के हिसाब से परेशान होते हैं। यूके-वीआई आइल्स क्या होता है? कि जब आप किसी कंसल्टेंट के एम ही चल जाएँ, जो कि आपने नहीं जाना, आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ आप खुद कीजिएगा। अगर आप 1 महीना भी सिंसियरली इन सारी एफर्ट्स को दे दें टाइम, तो फिर आपको मैं जेन्युइनली गारंटी करता हूँ कि आपका कहीं न कहीं स्कॉलरशिप हो चुका होगा। मतलब उसी एफर्ट के अंदर, ठीक है ना? मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा उस महीने में आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर ही आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन सबमिट करा दी होगी जिसके थ्रू आपका कहीं न कहीं 1 डेढ़ महीने के अंदर कहीं न कहीं आपका आ जाएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा, इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ असल में ये था कि वो एम्बेसी बंद थी, एम्बेसी खुल नहीं रही थी कोरोना की वजह से, अब तो खुल गई है एम्बेसी, तो इस वजह से मैं इटली फिर जा सका, तो ये सारी प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे यूके आना पड़ा। यूके में मेरे अपने पैसे भी लगे, लेकिन यूके का मैं आपको भी सारा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या इसका चक्कर है। यार ये कि आइल्स का यूके वीआई वाला जो मैं बताना चाह रहा था कि लोग कहते हैं यार जब अपने यूके जाना है तो यूके वीज़ा वाला यूके वीआई आइल्स होना चाहिए। नहीं, वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए होता है जिनने बैचलर्स डिग्री के लिए जाना है, जिनने मास्टर्स डिग्री के लिए जाना है वो आइल्स नॉर्मल वाला करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है? और अच्छा ये रहता है कि आप आइल्स जो है वो पेपर बेस्ड कर लें। ख़ैर अब आइल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि महमूद भाई से हमने कहा है कि हम अलग एक दिन देंगे आइल्स और टॉफल को, तो मैं माज़रत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो जी बैंक स्टेटमेंट आपके पास कम से कम 4 टू 6 वीक्स की होनी चाहिए, ये इन्होंने लिखा होता है। तो इससे ज़्यादा जितनी देर की हो उतना अच्छा होता है। अब अच्छा, इटली की बैंक स्टेटमेंट इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट होती नहीं है, मतलब आम रूटीन में जो किसी की भी बैंक स्टेटमेंट 40-50 लाख की जैसे यूके की है, 50-1 लाख रुपए की आती है बैंक स्टेटमेंट भी तो वो तो मुल्क ही ऐसा है, क्या करें फिर उसका। मतलब हर चीज़ ही महँगाई है उधर तो। तो यूके इटली का इस तरह नहीं है, इटली में आपको तकरीबन 20 लाख रुपए के अराउंड आपकी 20-22 लाख रुपए के अराउंड आपके पास 4 से 6 हफ्ते के लिए आपके पास पड़ी हो, अगर आपके पास अमाउंट एक जगह पे आपके बैंक में आपके नाम पे या उस बंदे के नाम पे जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उस बंदे के नाम पे तो आपको आसानी से मिल जाता है, मतलब आपकी आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 4 से 6 हफ्ते एटलीस्ट होने चाहिए। और ये मतलब नहीं कि जब आपने सबमिट करा दिया अपना वीज़ा वीज़ा की मतलब आपने सारी डॉक्यूमेंट जाके आपने दिखा दिए अंदर, तो फिर आप उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट रिमूव कर सकते हैं वहाँ से अपनी, मतलब उसको क्या कहते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करना आपने। जब तक आपके वो वीज़ा आपका नहीं कन्फर्म हो जाता, आप उधर पैसे पड़े रहने दें। क्योंकि वो चेक करते हैं, ये इनके चेक्स होते हैं कि जी बंदा जेन्युइन है कि नहीं, ये चवल तो नहीं मार रहा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर रखनी है। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। अच्छा, तो अगली चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ बोर्डिंग इन इटली। हाँ, जब आपने वीज़ा के लिए जाना है ना, तो उससे पहले कुछ दिन पहले जैसे ये होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन डॉट कॉम है, इस तरह करके ना अकोमोडेशन डॉट कॉम है, फिर आपको डॉम्स डॉट कॉम है। इस तरह करके ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ जाके ना एक प्री बुकिंग सी करा लेते हैं कि जी मैंने यहाँ पे जाना है, तो मैं आ रहा हूँ, तो मुझे जो है ना मेरा वीज़ा के लिए मुझे चाहिए अभी के लिए। तो आपको एक ना वो मतलब एक फर्ज़ी सी तो नहीं होती, वो भी एक ओरिजिनल ही होती है, अगर आप वहाँ जाएँगे तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। कुछ इंस्टेंसेस में आपको पैसे वैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो आप वो मतलब अपनी बुकिंग करा लेते हैं और आपने वो शो करानी होती है, उसकी सारी डिटेल्स आपको एक उस पे मिल जाती हैं पेज पे ना। वो भी अपने साथ लेके जाना होता है कि मेरी यहाँ पे बुकिंग हुई हुई है, मैं यहाँ पे रहूँगा बाद में। उनको अपने बस ये प्रूफ ऑफ वो एड्रेस देना होता है। मतलब एड्रेस तो अभी तो नहीं है, लेकिन चलें अकोमोडेशन के लिए। बाद में असल में होता ये है कि जब आपकी एक दफ़ा स्कॉलरशिप हो जाती है ना, फिर आपको वो ऑप्शन देते हैं कि यार आपके पास जो हमने आपको £5200 अलग देने हैं, या 6000 या 7000 जितने भी आपको मिलते हैं। असल में ना ये होता है कि हर जो स्कॉलरशिप है इनमें ही, जैसे वरीतो है, वरीतो रीजन स्कॉलरशिप में आपको 5200 मिलते हैं। मेरा ख्याल है लाज़ियो में भी आपको 5200 मिलते हैं। ये डीएसयू वाली जो है वहाँ पे आपको 6000 मिलता है शायद, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, तो मुझे वरीतो का याद ज़रूर है कि आपको £5200 मिलते हैं। सॉरी यूरो मिलते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अच्छा, हाँ, तो तब ये होता है कि वो आपसे कहते हैं कि यार आपकी स्कॉलरशिप तो वैसे हुई हुई है, मतलब आपको फ्री तो आप पढ़ रहे हैं। आपने बजाय जाके कहीं और रहना, आपने वहाँ पे जो जाके पैसे स्पेंड करने हैं, आप उन्हीं 5200 में से 1000 जो हमें दे दें और आप पूरा साल यहाँ रहें। ठीक है? तो आपके पास फिर भी 4200 या अगर तो आपको 6000 मिला, फिर आपके पास 500 यूरोज़ रह जाते हैं। प्लस ये है कि आपके पास 20 घंटे का टाइम होता है, आप जो मर्ज़ी वहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब आप जॉब वगैरह कर सकते हैं अपनी। और टाइम एम्पल टाइम होता है, बंदा कर लेता है मैनेज ये चीज़ें साथ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, मैं इसको भी मतलब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा कि आपने ये बात याद ज़रूर रखनी है कि आपने जब अप्लाई करना है, इसको ना वो लोरा
मिनेले करके ना, इस तरह करके नाम होता है, मुझे भूल गया इसको, मास्टर्स डिग्री को बेसिकली वो बोलते हैं। तो वहाँ पे बात ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि कोर्स आपका जो है वो इटालियन बेस्ड ना हो। वहाँ पे लिखा होता है कि जी इटालियन लैंग्वेज बेस्ड कोर्स है ये, और यहाँ पे भी लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज वाला, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले में अप्लाई करना है, वरना तो आप फंस जाएंगे प्री में। लेकिन आपको उसके लिए आपको इटालियन भी शो करनी पड़ेगी कि मुझे आती है, उसकी भी जो सर्टिफिकेशन है वगैरह वगैरह, तो वो लेकिन वो हमने करना ही नहीं है, हमारे पास इंग्लिश के लिए बेइंतहा जो है वो कोर्सेज हैं, तो आप उसमें करें जरूर अप्लाई, तो वो हो जाता है। और उसके लिए फिर आपकी मतलब ये काम आसान। खैर, ये बस बात याद रखने वाली कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो वाले आपने उठाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि हाँ, आपकी जो और जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जैसे अब इसमें ना आपको एक एफिडेविट पे आपको लिखवाना पड़ेगा कि जी ये जो स्पॉन्सर है, ये बंदा जो जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, ये मेरा क्या लगता है, ठीक है, मेरा ये भाई है, मेरा दादा है, मेरा मामू है, मेरा जो भी है, ये मेरे मेरे अब्बा जी हैं, जो भी। आपने इस तरह करके एक्सप्लेन करना, वो उस पर लिखवाना है कि जी वो उस बंदे की तरफ से होगा कि मैं, मेरा नाम ये है, मेरी CNIC ये है। उसके आपको मिल जाते हैं वो, मेरे पास भी कहीं ना कहीं पड़ा हो, किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा कि आपने किस तरह का बनवाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अगर आपको सैंपल्स वगैरह चाहिए हो तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, वो उसका मसला नहीं। तो उसकी तरफ से बनेगा कि आपने, कि वो स्पॉन्सर बेसिकली कह रहा है कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसकी सारी मैं चीज़ें बेयर करूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि वीज़ा और स्कॉलरशिप वाले ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि अगर मैं वहाँ स्कॉलरशिप ले लूंगा, गरीब बन गया, तो यहाँ पे मुझे क्यों रखेंगे, मैं उनको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ कि भाई इतना पैसा आने के लिए, नहीं। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी परेशान था, लेकिन नहीं है उनका आपस में, क्योंकि बहुत सारे लोग हर दफा जाते हैं यही एम्बेसी वालों को शो करते हैं कि जी हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब सॉरी, हमारे पास जो पैसे बहुत ज्यादा हैं, फिर वो शो करते हैं हमारे पैसे नहीं है। तो ये एक मतलब पैराडॉक्स खेलते हैं वो, लेकिन इसमें वो कोई मसला नहीं होता इस तरह का। तो आप मतलब आपकी स्कॉलरशिप अलग चल रही होती है, उनका इनके साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए आपको मतलब वो आप पकड़े नहीं जाते, आपका आसानी से हो जाता है। मतलब जैसे हमारा भी एक, हमारे साथ एक लड़का था, वो भी उधर आजकल है, वहाब नाम था शायद, तो वो भी इसी तरह ही। खैर, वो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप भी एक चीज अलग है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू द स्पॉन्सर अलग है। प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप ये है कि वो बंदा ये बताना चाह रहा है कि जी मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो अलग है। और उसके बाद अलग में आप बेशक एक ही डॉक्यूमेंट बनवा लें, उसमें आप लिख लेंगे जी ये मेरा ये नेफ्यू लगता है, जो भी है, तो उस तरह से मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मेरे पास इतने इतने। अब उसी बंदे की कुछ और चीजें भी आपको चाहिए होंगी, आप उसको, उस बंदे का आपको क्या चाहिए होता है आपको। इसमें एक चीज आती है कि आपका जो उस बंदे के पिछले साल के टैक्स रिटर्न्स, पिछले साल या पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए होते हैं, जिस जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि अगले बंदे जो है उनको, इटली वाले जो हैं वो बेसिकली फील करते हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ पे आएगा, अगर कुछ टाइम रहेगा तो ये टैक्स वगैरह पे करेगा कि नहीं करेगा, अगर कुछ कमाएगा या जो भी है। सही हो गया ये चीज। और दूसरा ये कि आपकी अपनी जो उस बंदे की जॉब की जो उसकी जो उसकी पेमेंट की जो स्टेटमेंट है बेसिकली, वो भी आपने साथ करनी होती है। अगर तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उस लिहाज से भी आ जाती है उनके पास, और अगर वो किसी उसमें है तो उन प्राइवेट जो उनका जो लेटर हेड है उस पर आ जाता है कि इस ये बंदा इतना अर्न करता है साल में। और अगर उनके पास जो भी जहाँ से भी उनका जो फाइनेंशियल्स बेसिकली है कि मैं यार अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, वो वीजा वालों के लिए, स्कॉलरशिप वालों के लिए, स्कॉलरशिप वालों के लिए अलग खेल है, इनके लिए अलग है। दोनों में आपको जेन्युइन कह रहा हूँ इसी तरह चलता है, मतलब आपको बड़ा सिली सा एक वो डॉजी सा, और एक कह लें कि डूबियस किस्म का लग रहा होगा यार ये, कि ये तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये इसी तरह ही चलती है। मतलब ये आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे। तो वजह वरना तो मतलब कोई फायदा नहीं ना हमें इतना टाइम वेस्ट करने का डेली की स्कॉलरशिप, लेकिन ये हो जाता है इंशाल्लाह, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, फिर ये कि प्रूफ ऑफ इनकम, जिसको मैंने आपको बता दिया कि प्रूफ ऑफ इनकम, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हैं। और ये आपने सारी चीज़ें सिवाय मेरे ख्याल आइल्स आइल्स नहीं आपने करवाना होता मौका से टेस्ट, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाते हैं। तो ये आपके सामने बात होगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे, और ये जब आपने मतलब वीज़ा सेंटर में लेके जाते हैं आप, हाँ, 2 चीज़ें हैं। जैसे कराची वाले हैं, तो उनके पास जो जेरीज़ का दफ्तर है, फेडेक्स का जेरीज़ का दफ्तर है, वो बेसिकली इसको करते हैं, जैसे यूके के लिए जेरीज़ वाले करते हैं कि आपने बस उधर डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आपसे वो 2-3 सवाल पूछते हैं और आप कहते हैं ठीक है आप जाएँ, हम आपको बता देंगे। और मतलब ये खुद नहीं बताते, आगे एम्बेसी वाले इनको बताते हैं, तो ये आगे फिर जो है उसको उसको डन कराते हैं जितना भी। तो अगर आपको करना है या नहीं करना उस हिसाब से, और आपने सेलेक्ट करना होता है कि मैं अपने घर पे खुद मंगवाना चाहता हूँ वीज़ा या फिर नहीं, या फिर मैं खुद आके पिक करूँगा, ये भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो लेकिन ये वाला यहाँ पे होता ये है कि आप जब जा रहे होते हैं क्या बात मैं कर रहा था, वीज़ा के लिए, तो आपने बस अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं इनके पास। आपका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस वैसे पूछते हैं
कि सॉरी मैं उसको ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन में नहीं उसको लिख सका, लेकिन चूँकि मुझे याद आ रही हैं चीज़ें इस वक़्त बैठे-बैठे, तो मैं आपको साथ-साथ बताई भी जाता हूँ। तो वो ये है कि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं? जैसे कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और आपके सीवी में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने खुद करना है वो सारा कुछ और वो याद रख के जानी है, वो आपने ज़रूर पढ़नी है कि मैंने क्या लिखी है। क्योंकि तब होता असल में ये है कि आप सो मैनी डिग्रीज़ एंड सो मैनी इंस्टीट्यूशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं और सो मैनी डिसिप्लिन्स में मतलब होते हैं कि यू टेंड टू फॉरगेट व्हाट आई रोट इन अ पर्टिकुलर सीवी सॉरी इन अ पर्टिकुलर पर्सनल स्टेटमेंट। Even if like I told you 90% of the CV would be the same in all these cases, but बात असल में ये है कि आपको एग्ज़ैक्ट याद होना चाहिए कि आपने उस इंस्टीट्यूशन की वजह क्या लिखी हुई है कि मैं इसमें क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ या फिर मैं ये वाला सब्जेक्ट ये डिसिप्लिन क्यों उठा रहा हूँ, ये वगैरह-वगैरह इस तरह की जो बात है, ये आपने याद रखनी होती है चीज़। अच्छा, इसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि आपके पास इतने आपके जो फाइनेंशियल है उसमें से पूछ लेते हैं कि यार ये आपको कौन लगता है आपका स्पॉन्सर जो है, आपका वगैरह-वगैरह इस तरह के क्वेश्चन्स होते हैं कुछ। आप वहाँ जाके पढ़ने जा रहे हैं, आप वहाँ जाके स्लिप तो नहीं हो जाएँगे? इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं वो। वो बंदे को देख के उस लिहाज से क्वेश्चन होते हैं, क्या कहें किसी की शक्ल ही ऐसी हो तो बता भी जाता है। लेकिन लोग निकल भी जाते हैं। लेकिन इटली का एक मसला ये है कि इसका वीज़ा रेशो ऐसे समझें जैसे 50-55% 50% के अराउंड ही आप समझें इतना है। तो अगर तो आपकी सारी चीज़ें जेन्युइन है फिर आपको कोई नहीं रोकता, फिर आपको कोई मसला नहीं इस तरह का होता है। लेकिन अगर आप ये बैंक स्टेटमेंट उनको पता चल जाता है, आपने बैंक स्टेटमेंट जल्दी निकलवा ली है, आपने पैसे डिसॉल्व जिसको मैं कहना चाह रहा था बैंक स्टेटमेंट डिसॉल्व करवा ली, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा और वगैरह-वगैरह इस तरह की जो कुछ जो डॉजी चीज़ें लोग करने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वैसे अगर आपके सारे मामलात ठीक हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोकता आपको कहीं जाने से, तो ये बात है। ख़ैर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे जो कि स्टडी इन द यूके। अगर ये महमूद साहब खोल दें आज के दिन अच्छा तो मेरा अपना तो अहमद, डॉक्टर अहमद, मेरे ख्याल में यूके की तरफ मूव करने से पहले हम पहले ऑडियंस से क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इटली के लिए किसी के क्वेश्चन हैं तो जी, वो जी। पहले एड्रेस कर लें, उसके बाद फिर हम यूके को स्टडी देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। जी, ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। महमूद साहब आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है इसकी या है जी कोई? जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ये आपको शो भी हो रही होगी आई थिंक। मुझे तो नहीं शो हो रही लेकिन चलो, आप जैसे 52 मिनट की हो चुकी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मैं पूछ लूँ आपसे, मैं ही पूछता हूँ कि अगर ये स्कॉलरशिप की तो बात होगी, दूसरा यह है कि इटली में कोई ट्यूशन फीस नहीं है, एजुकेशन एक तरह की फ्री है, तो वहाँ पे आपको ये शो करना पड़ता है लो इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए, या उधर आपको बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी? नहीं, 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 नहीं। ये मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है कि ये दीज़ 2 आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। दीज़ 2 आर नॉट अलाइन्ड इन अ वे कि ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो, ये नहीं है। ये आपने याद रखनी है बात। आपने एक तरफ बेसिकली आपने शो करना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो कि उनका जेन्युइन बात बनती भी है कि आप में से कौन-सी फैमिली ऐसी है कि जी जो 70-75 लाख रुपए पर ईयर कमा रही है, कम है। कम होती ज़रूर है लेकिन कम है। तो जो यहाँ पे फ्री पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली हम जैसे मैं हूँ या कोई भी है, तो नहीं इतने हम अर्न करने वाले हमारी फैमिली कुछ से। लोग अगर सेफ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फी, घर पे जाने की एजुकेशन की कोई कीमत तो है नहीं, फ्री है टोटल। बिल्कुल तो ऐसी है लेकिन मतलब कुछ प्राइस ये नहीं है कि आपको फ्री है, वो स्कॉलरशिप्स के थ्रू ही फ्री है। लेकिन ये कि जब आप इस तरह भी जा रहे हैं ना तो आपको पर ईयर की अगर आपको लाख डेढ़ लाख रुपया पड़ रहा है, 2 लाख रुपए पड़ रहे हैं, तो आप वहाँ जाके इतना कमा लेते हैं कि आप वहाँ पे सुकून से मतलब अपनी एजुकेशन कर सकें। मतलब यहाँ मेरा तो क्वेश्चन ये था, अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं तो आपने तब भी लो इनकम सर्टिफिकेट शो करना है, या तब आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है कि आपके पास इतने पैसे हैं अकाउंट में कि आप अपना खर्चा उधर जाके उठा सकते हैं? ये बुनियादी बात असल में ये है जो अपने जो इसको जो फाउंडेशन समझनी है वो ये है कि वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको हमेशा बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। वहाँ पे आप गरीब सही नहीं समझ सकते अपने आप को। सही। ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है फिर आपको ये 3 जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख के दिए हैं, ये आपके पास लाज़मी होने चाहिए। सही अदरवाइज़ ये सही कोई सही। ज़रूरी नहीं है, आपने कहीं पे भी जाना है, आपको कौन पूछता है कि जी आप गरीब हैं कि नहीं? मतलब ओके, आई गॉट इट। अच्छा इफ एनीवन एल्स हैज़ अ क्वेश्चन आई एम रेडी टू एंडोर्स इट अच्छा अगर डॉक्टर साहब, जी, हम वालेकुम हेलो सलाम डॉक्टर जी, साहब। आप हैंड भी रेज कर सकते हैं तो तरतीब से फिर क्वेश्चन पूछना इजी होगा। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो क्वेश्चन पूछता जाए, जिसका क्वेश्चन वो हैंड रेज कर ले पहले ही, पता चल जाए कितने हैं क्वेश्चन पूछने वाले। जी ठीक हो गया। जी ज़ुहैब, आप क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मास्टर के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा आइल्स कंपल्सरी है यूके के लिए या इटली के लिए?
असल बात ये है, इसमें भी मैं आपको फिर कहूँगा फाउंडेशन समझने की ज़रूरत ये है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग एन एडमिशन, तब आपके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं होता आइल्स इटली में। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको 99% केसेस में आपको चाहिए होता है आइल्स। कभी एक आधे बंदे के साथ ही मैंने सुना है कि हुआ हो कि वो उसको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप आइल्स के बगैर आ जाइए। कभी-कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में हो भी जाता है, लेकिन आपको ऐसे समझें जैसे 100% ऑफ द केसेस में आपको चाहिए है आइल्स। ये कहते हैं। और आइल्स इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान से ही है, ये किसी से भी जिसने कर लिया उसको पता है। आपने बस मेरा ख्याल है कोई महीना एक अगर आप जेन्युइनली इसको बैठ के कोई दिन में 2-3 घंटे दे लें, 2-3 घंटे भी ज़्यादा है, मतलब 2 घंटे दे लें, डेढ़ घंटा दे लें, तो आपका काम हो जाता है। इतना मसले वाली बात नहीं है। इटालियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है इसके लिए? नहीं, यही बात कि अगर तो आप जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें ये था कि इटालियन अगर आप कोर्स ही इटालियन उठा रहे हैं फिर तो वो आपसे पूछेंगे कि यार आपको सही। आता है? अगर आप कोर्स ही इटालियन नहीं उठा रहे तो आपसे नहीं पूछते कभी भी। फिर आपसे आपके लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है। और अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट व्हिच यू अटेन फ्रॉम योर ओन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान और व्हेरेवर वो चल जाता है। बाद में आपको वीज़ा के लिए आपको आइल्स सर वो चाहिए। सर वो प्रोफिशिएंसी लेटर तो हमारे पास है यूनिवर्सिटी का, वो चल इंग्लिश जाता है। प्रोफिशिएंसी। जी, वो चल जाता है। जी, नेक्स्ट दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। अच्छा ब्रदर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो वीज़ा प्रोसेस है ये सारा हमने खुद करना है और इसमें जो कास्ट आएगी वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है, वो सारी हमने खुद भरनी है? जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी। अब आपको आइल्स के लिए कोई बंदा नहीं नहीं करेगा पे, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं देगा आपको। आपको जो है आपकी डिग्री अटेस्टेशन वेरिफिकेशंस के लिए कोई आपको पे नहीं करेगा और ये मतलब आपकी एंडोर्स नहीं करेगा आपको, बेसिकली आपको कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। प्लस ये कि इसके अलावा आपके पास आ जाता है जो आपका एयर फेयर है, आपके जो टिकट्स हैं जो आने-जाने की, वो उसमें कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। इसके जब तक आप इटली नहीं पहुँचते ना, तब तक आपके पास कोई हेल्प नहीं है बेसिकली। और इसमें और क्या चीज़ आती है हमारे पास? आपने क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे वीज़ा सॉरी? फी। हाँ, वीज़ा फ़ी तो 10,000 रुपए है इनकी, 10,000 11,000 की। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है वीज़ा फ़ी का। ये यूके की तरह नहीं है, यूके मैं आपको बताऊँगा वो भी अलग एक मेनेसिंग चीज़ है, वो हम बाद में बात करेंगे उस बारे में। लेकिन ये है कि यहाँ आपका टोटल मैं आपको बता देता हूँ लम सम आपका जो लगना ही लगना है, मतलब किसी भी तरह से आप मतलब आपकी स्कॉलरशिप हो गई, आपने फिर भी जाना तो है ना, उसके लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए। तो आपके ढाई 1 लाख रुपया लग जाएगा आपको, मैं आपको कन्फर्म पहले बता रहा हूँ। इतना तो लग जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है, पूरी दुनिया में आपके पास ऑब्वियसली उनका पूरा एक प्रोसेस है। स्कॉलरशिप तो एक आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मैटर है। आपके वहाँ जाने तक का जो मसला है वो अलग है। उसकी ये सारे खर्चे हैं जो आइल्स हो गया, उसके अंदर आपके वो वेरिफिकेशंस हो गई, उसके बाद इटालियन ट्रांसलेशंस हो गई, उसके बाद आपने वीज़ा फीस जमा करानी है, मेडिकल इंश्योरेंस जो आपकी है, वो भी है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल अभी कोई मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, मेरे ख्याल है 10-12 हज़ार ही होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला-मिलू के जो है ये ना तो आपकी आप कोई भी स्कॉलरशिप आपको चाहे मिलता है चाहे फुली फंडेड है, ये तो खुद ही करने पड़ते हैं और 2.5-3 लाख खर्चा आपका आता है और ये वहाँ जाके आपकी पहली जो इनकम होती है उसी में पूरा हो जाता है। हाँ, ये इस तरह कोई इश्यू नहीं है इंशाल्लाह। इसमें जी। मसला परेशानी की बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन तजल्ला अफजाल। तजल्ला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें काइंडली, अदरवाइज नेक्स्ट मूव करेंगे। अब्दुल मुतलिब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरा क्वेश्चन है स्पॉन्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लड रिलेटिव्स ही स्पॉन्सर कर सकते हैं या बाहर कोई फ्रेंड वगैरह कोई अब्बू के दोस्त हैं वो भी कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई इटली में है तो वो किस तरीके से स्पॉन्सर कर सकता है, उसका कोई सिस्टम है? 2 चीज़ें ये अलग-अलग चीज़ें हैं ना, जो आप स्पॉन्सरशिप का जो समझ रहे हैं। अच्छा, एक तरह का स्पॉन्सरशिप बेसिकली ये होती है कि आप किसी बंदे को कहें कि यार मैं इसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ और मैं मतलब इसको ना अपने पास यहाँ रख लूँ, ठीक है? लेकिन वो एजुकेशनल और इस तरह की सारी वो चीज़ें नहीं, वो कॉस्ट पूरी कर रहा होता है आपकी, आपको बस वहाँ रखने के लिए होता है। ये आपने वीज़ा के लिए बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये वो है। तो लेकिन जो हम जो यहाँ वाली जो स्पॉन्सरशिप की बात करें, जो आपने पहला जो आपका क्वेश्चन था, वो ये है कि हाँ,
ब्लड रिलेटिव आपका होना ज़रूरी है। उसको ब्लड रिलेटिव का ये मतलब है कि आपका कोई अंकल वगैरह हो सकता है, आपकी कोई आंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि चूँकि आपने ये मुझे इस बात का मुझे इतना अच्छा याद नहीं था, लेकिन मुझे बात इस वजह से याद आ गई क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप टू द स्पॉन्सर भी तो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है कि जी मैं उसका क्या लगता हूँ, अंकल लगता हूँ, मैं उसका दादा लगता हूँ, तो क्या लगता हूँ, वो कोई ना कोई एक मतलब एक क्या लें कि एक सेज चीज़ होनी चाहिए, कोई वाइज़ सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप बता सकें कि यार ये बंदा मेरे पैसे क्यों पे कर रहा है। ये थोड़ी-सी बात है, इसमें आपने गौर करना है। और दूसरा जो आप पूछ रहे थे इटली का, इटली के अंदर जो बंदा है वो भी आपको ऑब्वियसली बुला सकता है, वो लेकिन उसकी वो स्पॉन्सरशिप का वो अपने होम ऑफिस से जाके कराते हैं। उसका मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी करा सकता है। प्लस ये है कि उसके फिर वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसके, कि यहाँ पे वो क्या जॉब उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। उसके वहाँ के टैक्स रिटर्न्स होंगे, उसके वहाँ की जॉब प्रोफाइल होगी, सारा कुछ होगा। प्रोबेबली कर सकते होंगे, जैसे यूके में भी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये एजुकेशन वगैरह के लिए नहीं होता मेरा ख्याल है, ये आपके वीज़ा के जो प्रॉब्लम है वो है। अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा जो क्वेश्चन है कि जो अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप की, आप इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में बता दें जो प्लेटफॉर्म्स हैं यार, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि हमें करता हूँ मैं। अपडेट हो। हाँ, जैसे एक ना हम मतलब आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे ओयो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप हाइव है और ये वो। मतलब ये भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें मसला असल में ये आता है कि वो रीडायरेक्ट इतनी दफ़ा होता है, इतनी दफ़ा होता है, इतनी दफ़ा होता है, बंदे को समझ नहीं आती मैंने जाना किधर है। तो लेकिन अगर आप थोड़े से परसिस्टेंट हो जाए ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको उन्हीं लिंक्स में से भी आपको जो जेन्युइन वाला लिंक है वो मिल जाता है, कि आपने आगे जाके किधर करना है। लेकिन उसमें मतलब एक ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, उसमें चीज़ें लिखी होती हैं और हर जगह पे आपको नई जगह का ना वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि यार अगर आपने अप्लाई करना है इटली में, या अगर आपने अप्लाई करना है चाइना में, या अगर आपने अप्लाई करना है, तो जेन्युइन चीज़ उसमें ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही ना बात की? लेकिन आपको ये वाले प्लेटफ़ॉर्म भी ठीक हैं, जैसे स्कॉलरशिप हाइव वगैरह है, मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ। तो जैसे ग्रेट स्कॉलरशिप्स का मुझे उधर से ही पता चला था, जिस पे भी हम बात करेंगे यूके में। तो ये बात है कि थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मिल जाती है। प्लस ये है कि एक गूगल सर्च करें, आपके सामने आ जाता है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिखें या फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट लिखें। क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि आप खोल लेते हैं और आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार ये तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। लेकिन ये है कि जैसे यही वाले प्लेटफ़ॉर्म आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे बनते जा रहे हैं लोगों के स्कॉलरशिप्स के हवाले से। प्लस ये है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक मुल्क टारगेट कर लिया तो आपको फेसबुक पे ग्रुप मिल जाता है कि यार ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इटली जिस तरह का एक ग्रुप था हमारा, या फिर यूनिवर्सिटी पाडुआ पाकिस्तानी स्टूडेंट, लंदन मेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इस तरह करके वो आ जाता है। उसपे आपको काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होती रहती हैं। और अक्सर ये उन्हीं लोगों को ये लोग ज़्यादा वो मतलब ये ग्रुप्स चला रहे होते हैं जो कि इधर पाकिस्तान में होते हैं, जो कि जब उधर चले जाते हैं फिर वो लोग ना फिर इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड ऑब्वियसली नहीं होते, तो फिर इस वजह से वो ग्रुप्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन ये है कि आपको यहाँ से सारी चीज़ों का पता चलता रहता है, कोरेस्पॉन्डेंस रहती है। ये इसी तरह के ग्रुप्स हैं। सर ये जो आपने सारा तरीका बताया ये सिर्फ आई मीन बायो वालों के लिए या एज जनरल है? ये जनरल है, आप किसी भी उस पे जाते हैं ना प्लेटफ़ॉर्म पे, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे ना वो लिखे हुए मिल जाते हैं। आप स्कॉलरशिप हाइप की बात बताऊँगा, लॉ, इकोनॉमिक्स क्या नाम है, बायोलॉजी, मेडिसिन, वेटरनरी, काफ़ी कुछ लिखा होता है उसपे कि ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इस तरह करके होता है। तो प्लस ये है कि वो ये भी लिखा होता है कि ये मुल्क जो इन मतलब इन ममालिक से लोग हैं, इन स्कॉलरशिप पे लाइक अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मान भट्टिया, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। बोलें। जी, एक तो मैंने ये एडमिशन प्रोसेस में पूछना था कि ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन ही है बेसिकली? जी, हाँ, मैं सॉरी मैं हर दफ़ा ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, पता नहीं आज रह कैसे गई। पर्सनल स्टेटमेंट, जी स्टेटमेंट जी। ऑफ पर्पज़, लेटर ऑफ मोटिवेशन, एलओएम, एसओपी, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। बिल्कुल सेम ओके, है। अच्छा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जब आपने वो प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट होती है आपकी, वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वो आपको वीजा प्रोसेस में ही चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, वो इससे भी इनिशियल तो किसी स्टेप में नहीं ना चाहिए? इसी स्टेप में ही चाहिए वो। अच्छा, उसके लिए जो है वो आपने टाइम स्पैन तो बता दिया कि वो आपकी टाइम स्पैन जो है वो 4 टू 6 वीक्स की होनी चाहिए, ठीक है? जी, जी। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि वो जो अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड जी, आपके वालिद साहब कर रहे हैं या कोई फैमिली रिलेटिव कर रहा है जी, जी। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप ईदर उसके पास रखवा सकते हैं,
या फिर जो है वो अपना अपने अपने बैंक अकाउंट में रखवा दें, दोनों तरह से चल सकता है। लेकिन अच्छा यही है कि जब उसके पास है, आपके पास उसके सारे टैक्स रिटर्न दिखाने हैं आपने, उसका सब कुछ दिखाना है। आप वरना अगर आप अपने पास रखवाएँगे, तो आपको उसके बैंक अकाउंट का उस डेट तक का चाहिए होगा जब उसके बैंक में से आपके पास फंड्स आए, और फिर आगे आपकी दोनों चीज़ें लगेंगी। वरना ये आसान रहता है कि आप मतलब ये कर लें कि आप सिर्फ एक साइड पे टैक्स रिटर्न दिखा दें। ओके। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब मेरा थोड़ा-सा या इधर कुछ और लोगों का ना कुछ स्टडी गैप होगा, ठीक है? तो उस हवाले से भी बता दें अगर स्टडी गैप है और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और रिगार्डिंग मेरा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अगर इफ आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ बिज़नेस, तो मैं किस तरह इसको परस्यू करूँगा अपनी लेटर मोटिवेशन में कि भई मेरा स्टडी गैप है, वो मैं कैसे उस बातों को कवर करूँगा? आपने बेसिकली अपना सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन करना है उसको कि यार इस वजह से मुझे मतलब ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, या ये चीज़ें जो मेरे साथ बैकलैश तो नहीं, मतलब बैकलॉग लगते रहे, मैं जिस वजह से आगे नहीं परस्यू कर सका, पर अब मेरे पास वो टाइम आ गया है कि मैं अब दोबारा से मतलब इतनी मेरे पास फैसिलिटी है अपने लिए अपनी लाइफ में कि मैं दोबारा से इस चीज़ को परस्यू करूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं करूँ। मतलब आपने बेसिकली अगर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मतलब एटलीस्ट अपीयर टू बी ऑनेस्ट। आपने जो आप उसको बंदे को ऑनेस्ट लग रहे हो कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है और ये इंटरेस्ट है इसको जेन्युइन, फिर वो किसी न किसी तरह से कवर हो जाता है। आप उसमें ना, अब मुझे नहीं पता, हमारे पास तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊँगा, आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाता है जो आपको कहीं न कहीं का लेटर आपको प्रोवाइड कर देता है कि यार चल ठीक है, मतलब ये वाला इंटर्नशिप लेटर अगर तुझे चाहिए मैं दे दूँगा। मतलब इस तरह होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने इंटर्नशिप की इतना अरसा, या मैंने कहीं काम किया, या फिर मैंने अपना कोई, उनको नहीं पता कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, सीधी-सी जो बात है ना। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार मैंने मतलब, मैं कह रहा हूँ अपीयर टू बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑनेस्ट। मैं ये झूठ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपने ज़रूर शो करना है कि यार मैं किसी न किसी तरह फील्ड के साथ इन टच रहा हूँ, नहीं भी रहा, तो फिर आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार मेरे ये वाले हालात चल रहे थे, और अब जो है मैं दोबारा से इस तरफ आ गया, क्योंकि मैंने मास्टर्स डिग्री करनी। जी, तो इस वकार अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट है कि जिस तरह हम इटली में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हमने सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन वगैरह के लिए हमें यूनिवर्सिटी मिल गई है, उसमें हम अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमें उधर जाके मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ज़रूर वहाँ जाके, लेकिन वो आप अगले साल के लिए अप्लाई करेंगे फिर, आपको 1 साल का मिलेगा। उससे सर, पिछले और साल मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जी। जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और कनाडा में, तो वहाँ पे हमें साथ साथ स्टडी के साथ हमें पीआर पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्या इटली में ये चीज़ है? जी, क्या दोबारा पूछिएगा? मतलब जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और कनाडा में जाते हैं, तो मास्टर्स पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पर हमें स्टडी पॉइंट्स मिलते हैं, पीआर पॉइंट्स मिलते हैं, जो मतलब रेजिडेंसी की तरफ जाती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। इटली में अगर हम एजुकेशन परस्यू करते हैं, आपको तो हमें क्या पहले पॉइंट्स मिलेंगे? मैं बताता हूँ आपको, इस तरह होता है कि आप किसी भी मुल्क की जब खुद वहाँ की एजुकेशन लेते हैं ना, आपको वो ज़रूर हेल्प करती है आप उसका पीआर लेने के लिए, ज़ाहिर-सी बात की। तो अब सही। बात ये है कि जब आप यहाँ से पढ़ते हैं, आपको तीसरा साल तो मतलब 2 साल की अगर आपकी डिग्री है ना, तो आपको, हाँ, मेरा ख्याल है 1 साल आपको फिर मिलता है। 1 साल आपको मतलब पीएसडब्ल्यू तो मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है। उसके बाद आपको कोई मतलब स्पॉन्सर आपको ढूँढना पड़ेगा, या जो भी है। आपके पास चूँकि आपको शेंगन वीज़ा मिलता है ना, आप पूरे यूरोप में जहाँ पे मर्ज़ी जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आप जाके अपनी जॉब कोई भी ढूँढ सकते हैं। और जहाँ पे अच्छा यार, असल में ना बात आपको मैं ये ब्रीफ़ करना चाह रहा हूँ कि जब आप एक दफ़ा किसी जगह आ जाते हैं ना, तो आपको ना वहाँ के ना रूल जी। ऐसे वो आपको एक एक चीज़ होती है रूल, फिर एक चीज़ होती है हाउ टू बेंड द रूल्स। वो बेंड रूल्स मैं नहीं इसको प्रमोट नहीं कर रहा ऑनलाइन, लेकिन ये कि आपको आहिस्ता से समझ आ जाती है कि मैंने किस तरह से क्या चीज़ खेलनी है। पहला स्टेप होता है कि आप किसी तरह आ जी, जाएँ, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा सही। कोई मसला थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपके यूरोप अथॉरिटी वालों ने ये देख ली तो फिर वो आपको इंक्वायरी लगाएंगे। नहीं होता कुछ यार। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चलिए, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती, सारे खुद ही कर लेना? के पास जाओगे गुड तो आपको क्वेश्चन। कहेगा आप मुझे 3 लाख रुपया दे दें, मैं आपके सारे काम करा दूँगा। वेयर यू कैन डू द सेम इन लाइक 1/3 द अमाउंट। आपको 1/3 भी नहीं चाहिए होगी। तो आपके ये सारे काम हो जाते हैं जब, तो आपने उसके पास जाके ज़रूर काम कराना है। मतलब आप सारे काम कर सकते हैं। और आई थिंक उनका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, इटली और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जिनका खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो वो अपना कमीशन भी रखते हैं और आपका एडमिशन भी ऐसी यूनिवर्सिटी में कराते हैं यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही।
सर हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं एज अ डॉक्टर वेटरनरी? जी, अब असल बात ये है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, अब मेरे जो टीचर्स हैं मुझे वो सारे डॉक्टर कह के बुलाते हैं। बेशक हम यहाँ पे लाइसेंस नहीं हूँ मैं उसकी ऑब्वियसली तैयारी करनी शुरू की है अभी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि MRCVS होता है ना लंदन का, सॉरी UK का, वो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया उसका। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक स्टेप है, पूरा एक प्रोसेस है उसके लिए, वो थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन ये है कि अगर जैसे कोई बंदा कहीं पे PhD कर लेता है तो उसके बाद जहाँ पे भी दुनिया में जाए उसका नाम तो वही रहना, उसका उसका इनिशियल तो उसका जो है क्या कहते हैं उसको प्रीफिक्स है, उसका डॉक्टर ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो मैं तो मतलब हम इसी तरह यूज करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, आप परेशान हो। लेकिन बात ये है, अगर आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था, जो कि मैं शायद समझ नहीं सका उस वक्त, कि आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। फिर वो ऑब्वियसली आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में शायद ये ब्रीफ कर दिया था, मुझे याद नहीं है, किया था कि जी क्लिनिकल में आपने नहीं जाना, क्लिनिकल डिग्री में आप नहीं जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए आपको लाइसेंस पहले आपको चाहिए, वरना आपको लाइसेंस अलग लाइसेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जाके आपकी मास्टर्स डिग्री की कोई वैल्यू बनेगी। मतलब समझ आ रही है ना बात की? तो आप ऐसा कोई काम करें जो एक न्यूट्रल जोन हो, जहाँ पे आप सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पे ही आप MS के बेस पे अपने आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान रहता है। डॉक्टर साहब हमें 1 घंटा से ऊपर हो गया, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, तो क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आई थिंक इसको पोस्टपोन कर लें नेक्स्ट? नहीं, हम कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, अभी लोग इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। चल फिर मूव करते हैं नेक्स्ट यूके की। आप थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे, पानी पुनी पी लें, आप लग रहा है आपका गला खुश्क हो गया। 1-2 क्वेश्चन हैं कुछ लोगों के, वो भी सुनने हैं मेरा ख्याल। सैयद जैनुल आबिदीन जी मकान है का तो। अस्सलाम वालेकुम। ये एक ना मेरा ख्याल है कोई वो भी आया हुआ था, मैं भी देख रहा था ये ना टेक्स्ट में, पहले briefly discuss statements what statements। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करते हैं, लेकिन उसकी अलावा हम लोग उसके क्लिनिकल साइड पे नहीं जाना चाहते, लाइक टीचिंग साइड पे जाना चाहते हैं, तो फिर उसको हम चूज कर सकते हैं अगर मतलब हमें लाइसेंस नहीं लेना या टुवर्ड्स टीचिंग जाना है? हाँ नहीं, अगर आप तो मतलब ये ऑब्वियसली बात है, अगर आपने टीचिंग में ही जाना है तो वो एक वो पैरा वेटनरी चीज होगी ना, वो वेटनरी वाला काम तो ना हुआ ना, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन ये वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप जहाँ पे आपको टीचर भी, फिर अगर आप मेडिसिन का टीचर बनना चाहते हैं तो वो ऐसा ही क्वालिफाइड वेट रखेंगे ना, जो जिसको मतलब जो वहाँ पे सिखाते हुए भी इलाज कर सकता हो एटलीस्ट। मतलब समझ रहे हैं बात को? आपको तो वैसे वो हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी एनिमल। जी सर समझ गया, शुक्रिया। अच्छा मैं एक सेकंड यार जरा क्वेश्चंस पढ़ लूँ, कुछ ये ना लिखे हुए हैं। जी मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। तजल्ला उनके कोई वॉइस का इशू था, उन्होंने पूछा बिजनेस वाले लोग प्रूफ ऑफ इनकम कहाँ से बनवाएंगे? प्रूफ ऑफ इनकम कहाँ से बनाएंगे? अपनी यही होता है फिर पूरा कि जी आप अपना उस पे एक एफिडेविट पे आप लिखवा सकते हैं कि जी मेरा ये बिजनेस है, इसका ये नाम है, ये जो भी हम करते हैं, और हम इतना हमारे जो है मतलब चलो कि इतना हमारा पर एनम जो हमारी अर्निंग है जो भी है, और इस हिसाब से अपने टैक्स रिटर्न दिखाते हैं, और इस हिसाब से अपने सारे फाइनेंशियल दिखाते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको प्रूव करती हैं। डॉक्टर साहब मूव करते हैं यूके की तरफ। चलिए जी Let's ठीक करते हैं UK।